हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की अकाउंटेंसी और आज का हमारा है फोर्थ चैप्टर। जो फोर्थ चैप्टर हमें स्टार्ट करना है, हमारा नया चैप्टर है। ठीक है, तो 3 चैप्टर आपने पढ़ लिए हैं कि अकाउंटिंग क्या है, उसमें कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं और उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं कि किसके बेसिस पे हमें अकाउंटिंग करनी है। और अब फोर्थ चैप्टर हमारा है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक, किस बेस पे हमको अकाउंटिंग करनी है। तो फोर्थ चैप्टर देखिए, हमारा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है। अब जैसे लिखा हुआ है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग के बेस कितने हैं? 2 बेस दिए हैं, 2 बेस है। फर्स्ट है हमारा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और सेकंड है हमारा एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब दोनों हैं क्या, ठीक है, वो हमें जानना जरूरी है और हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है वो देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की। और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है? ठीक है, जैसा कि नाम में ही लिखा हुआ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें इस चैप्टर में सिर्फ 2 ही चीजें दी हैं, कैश बेसिस और दूसरा एक्रूअल बेसिस। इसके अलावा कुछ है नहीं। ठीक, छोटा सा चैप्टर है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और सिंपल सा चैप्टर है, थ्योरी है। तो देखते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, नाम से क्लियर हो रहा है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मतलब जो अकाउंटिंग हम करेंगे वो कैश के बेसिस पे ही करेंगे। मतलब कैश जहां होगा उसे लिखेंगे, कैश नहीं होगा उसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टम in which transactions are recorded when cash is received or paid। सिंपल सा दिया है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है? इज अ सिस्टम इन विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। मतलब कि हम उन ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करेंगे जिनमें कैश हमको मिला हो या कैश हमने दिया हो, कैश रिसीव हुआ हो या कैश हमने पे किया हो। It means revenue is recognized on receipt of cash। मतलब कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कब होगा? जब कैश हमको मिला होगा। अगर कैश नहीं मिला है तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं माना जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं कि गुड्स हमने सेल किया, गुड्स सोल्ड फॉर ₹10,000 ऑन क्रेडिट। हमने किस पे सेल कर दिया? क्रेडिट पे सेल किया, मतलब उधार में बेचा। तो उधार में बेचा तो पैसा कहां मिला? पैसा नहीं मिला, तो हम उसे नहीं रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर वही दिया होता कि गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, की गुड्स हमने किस में खरीदा? कैश में खरीदा, तो पैसा तो हम पे कर रहे हैं तो उसको उसी डेट में हम रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कोई भी ट्रांजैक्शन कब रिकॉर्ड किया जाता है? जब कैश रिसीव या पे किया गया हो। अगर कैश रिसीव नहीं हो रहा है तो उसे उस दिन हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जिस दिन उसका पैसा मिलेगा उस दिन एज अ सेल हम रिकॉर्ड करेंगे। जैसे मान लीजिए कि 1 अप्रैल को हमने सेल किया क्रेडिट पे। ठीक है, सेल किया किस पे? क्रेडिट पे। और इसका पैसा हमको मिला 15 मई को। तो जिस दिन पेमेंट मिला इस दिन सेल रिकॉर्ड होगा, ना कि इस दिन। किस बेसिस पे? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में 15 मई को कैश रिसीव हो रहा है तो 15 मई को रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सिंपल सा है, बहुत ज्यादा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडवांटेज इसका देखिए कि इसके फायदे क्या हैं। भाई जब हमको कैश पे ही लिखना है तो सीधी सी बात है कि आसान होगा लिखना ना। पैसा मिला तो लिखेंगे, नहीं मिला तो नहीं लिखेंगे। पैसा पे किया तो लिखेंगे, नहीं पे किया तो नहीं लिखेंगे। सिंपल बेसिस होता है। ठीक है, फिर क्या दिया? इट इज अ सिंपल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एज एडजस्टमेंट फॉर। अब इसमें एडजस्टमेंट नहीं होता। जैसे कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जिसमें कैश नहीं मिला होता लेकिन फिर भी होता है ट्रांजेक्शन, है ना। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया। अब आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया है, मिला ही नहीं। प्रीपेड मतलब एडवांस में पे किया, तो वो गारंटी ईयर का है नहीं, उसको क्यों लिखेंगे? क्योंकि लिखना तो हमें वही एक्सपेंस है जो हमारा है। फिर इसके बाद है एक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज नॉट मेड। एडजस्टमेंट नहीं किया जाएगा, कोई भी एडजस्टमेंट, बैड डेट के लिए एडजस्टमेंट, एप्रिसिएशन के लिए सब कुछ नहीं होगा। जो जहां पे कैश मिला वो लिखेंगे, जहां पे कैश पे किया वो लिखेंगे।
This approach is more objective as very few estimates and judgments are required। भाई जब से पैसे पे डिपेंड है तो कोई भी ज्यादा हमको यहाँ पे एस्टिमेट्स और जजमेंट की जरूरत भी नहीं है। मतलब सिंपल सा है, जो दिख रहा है वो लिख दो, नहीं दिख रहा हटाओ, है ना। कैश में दिखा लिखो, कैश नहीं दिख रहा हटाओ उसको। थर्ड है दिस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज suitable for those enterprises where most of the transactions are on cash basis। अब ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम कहां के लिए ज्यादा बेटर होगा, जहां पे ज्यादातर ट्रांजैक्शंस किसमें होते हैं, कैश में होते हैं। ये बेसिस वहां पे ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि उनके यहाँ कोई एडजस्टमेंट रिक्वायर है नहीं, बहुत थोड़ा बहुत होगा तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन बहुत ज्यादा जिसके यहाँ क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है, उधार में भी ट्रांजैक्शन होते हैं, उनके लिए इस सिस्टम में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, क्योंकि वो सारे ट्रांजैक्शंस उसके पास रिकॉर्डेड नहीं होंगे। तो इसलिए सुटेबल वहां पे है जहां पे बहुत ज्यादा कैश में ट्रांजैक्शन होता है, सिर्फ उन बिजनेसेस के लिए सुटेबल होगा। अब इसका डिसएडवांटेज भी है, अगर फायदा है किसी भी चीज का तो उसका नुकसान भी होता है। अब देखिए नुकसान क्या होगा, पहला ही दिया, इट डज नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस द फाइनेंशियल पोजीशन। पहली चीज कि ये हमको बिल्कुल सही प्रॉफिट लॉस या फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा, क्योंकि कुछ खर्चे, जैसे आउटस्टैंडिंग की बात करें, कुछ खर्चे ऐसे हैं, ठीक है, कि जो हमने क्या किया है, कर तो लिया, खर्चा हुआ, बेनिफिट लिया, लेकिन पेमेंट नहीं किया। कुछ एक्सपेंस ऐसा है कि जो नेक्स्ट ईयर का है, हमने पे अभी कर रखा, उसको भी नहीं दिखाना है। तो जब दिखाएंगे नहीं भाई, तो कैसे हमको सही पता लगेगा कि इस साल का, करंट ईयर का कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, क्योंकि करंट ईयर में जो एक्सपेंसेस हुआ, अगर उसका पेमेंट हम नेक्स्ट ईयर में करेंगे तो हम उसे नेक्स्ट ईयर में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर का कोई पैसा करंट ईयर में पे कर रखा है, एडवांस में पे कर रखा, तो उसको हम इसी साल रिकॉर्ड कर लेंगे, क्योंकि कैश पे किया हमने, है ना। तो उसके लिए कोई एडजस्टमेंट हम करेंगे नहीं, और जब एडजस्टमेंट करेंगे नहीं तो हमें प्रॉफिट या लॉस करेक्टली कैसे पता लगेगा। जैसे मान लो कि इस साल का हमारा सेल है टोटल कितना, 10,000 का, सेल कितना है 10,000 का, एक्सपेंसेस हुआ टोटल 6,000 रुपए, जिसमें से पे हमने कितना किया, 4,000 रुपए पे किया। तो हम पे कर रहे हैं 4,000, तो 4,000 ही तो सेल से माइनस करेंगे, तो प्रॉफिट 6,000 दिखेगा। जबकि 6,000 एक्सपेंस माइनस होता तो प्रॉफिट कितना दिखता, सिर्फ 4,000 रुपए दिखता, मतलब करेक्ट प्रॉफिट या लॉस नहीं दिखाएगा। दूसरी चीज, यहाँ पे 2,000 रुपए जो बकाया कर दिया हमने आउटस्टैंडिंग, ये बैलेंस शीट में भी नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि कैश बेसिस पे कर रहे हैं, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी भी हमारा करेक्टली शो नहीं होगा। तो डिसएडवांटेज क्या है कि ये ट्रू और फेयर व्यू नहीं देता है प्रॉफिट एंड लॉस का और बैलेंस शीट का। नेक्स्ट क्या है, इट डज नॉट फॉलो द मैचिंग प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। मैचिंग प्रिंसिपल्स को भी ये फॉलो नहीं करता है। मैचिंग प्रिंसिपल है क्या, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा है, क्या है कि जिस ईयर का रेवेन्यू है, उस ईयर के रेवेन्यू को उसी ईयर के एक्सपेंस से मैच कराना है। कहां मैच हो रहा है, कैश बेसिस में। अगर हमने यहाँ पे 2,000 रुपए का पेमेंट नहीं किया तो अगले साल पेमेंट करेंगे, तो ये अगले साल वाले रेवेन्यू से मैच कराया जाएगा। तो यहाँ पे मैचिंग प्रिंसिपल भी फॉलो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट हमारा है, दिस सिस्टम डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड रिवेन्यू आइटम। सब जो कैपिटल और रिवेन्यू आइटम है उसमें भी कोई फर्क नहीं करता कि कौन सा कैपिटल रिवेन्यू है, ठीक है, कैपिटल आइटम है, और कौन सा रिवेन्यू आइटम है, उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं दिखाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। नेगेटिव मैनर में लिखा है इसको हमने, अंडर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अनलाइक अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। मतलब कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या था, cash basis of accounting is a system in which transactions are recorded when cash is received or paid। तो accrual basis क्या होगा, accrual basis of accounting is a system in which transactions are recorded when transactions are entered into business, not when the settlement takes place। मतलब कि हम किसी भी ट्रांजैक्शन को एक्रूअल बेसिस में तभी रिकॉर्ड कर लेंगे जब वो ट्रांजैक्शन हुआ होगा, ना कि तब जब उसका हमने पेमेंट किया हो, ठीक है।
ऐसा नहीं कि हम जब पैसा देंगे तभी लिखेंगे। अगर आज कोई एक्सपेंस हुआ, कोई भी ट्रांजेक्शन आज हुआ, पैसा पे हुआ या पैसा रिसीव हुआ या नहीं हुआ, तो भी उसे रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। ठीक है, मतलब कि रेवेन्यू तभी रिकॉग्नाइज होगा जब ट्रांजैक्शन बिजनेस में एंटर हुआ होगा, ना कि तब जब उसका पेमेंट हो रहा है, पेमेंट मिल रहा है। ठीक है, एडवांटेज, अब इसका फायदा देखो भाई। अब फायदा क्या है, इट इज मोर साइंटिफिक, साइंटिफिक है किसके अकॉर्डिंग, अगेंस्ट में कैश बेसिस से, कैश बेसिस से ज्यादा साइंटिफिक है, क्योंकि एक्रूअल बेसिस में अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन फॉलो होगा, मैचिंग फॉलो होगा, है ना। ठीक है, एक्रूअल अजम्पशन जो है यहाँ पे फॉलो होगा, तो प्रिंसिपल्स यहाँ पे फॉलो होते हैं, इसलिए इससे ज्यादा साइंटिफिक है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से। दूसरा क्या है फायदा, दिस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग शोज अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का कंप्लीट पिक्चर शो करता है, कितना बकाया है, कितना एडवांस दिया, कितना एडवांस में मिला और कितना मिलना बाकी है। मतलब जो ट्रांजैक्शन कैश में है वो तो दिखेगा ही दिखेगा, साथ में वो ट्रांजैक्शन भी दिखेंगे जो कैश में नहीं है, जिनका पेमेंट ना मिला है ना हमने किया है, वो ट्रांजैक्शन भी यहाँ पे शो होंगे। मतलब टोटल दिखाया जाएगा, जो कुछ भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में फाइनेंशियल मैटर के हैं, फाइनेंशियल अफेयर्स हैं, वो सारे इसमें शो किए जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, इट रिफ्लेक्ट्स ट्रू प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। करेक्ट प्रॉफिट या लॉस डिटरमाइन होगा, दिखाएगा ये हमको, क्योंकि हमने इसमें एडजस्टमेंट्स को कर रखा है। It reflects the true financial position at the end of the accounting period। क्या करेगा, फाइनेंशियल पोजीशन भी करेक्ट दिखाएगा कि लायबिलिटीज हमारी कितनी है, और कैश बेसिस में तो लायबिलिटी दिखेगी ही नहीं, लायबिलिटी होगी ही नहीं, क्योंकि वहां पे तो लायबिलिटी का मतलब क्या है, अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस, तो पेबल वाला वर्ड वहां पे यूज होगा ही नहीं कैश बेसिस में, क्योंकि जो पे किया वो दिखाना है, पेबल तो दिखाना नहीं। मतलब यहाँ पे हमको फाइनेंशियल पोजीशन भी करेक्टली मिलेगा। डिसएडवांटेज भाई, अगर इतना फायदा है तो कोई ना कोई तो नुकसान होगा इसका। भाई इतना हमने तामझाम किया, सब कुछ हमको इसमें लिखना है, तो उसका डिसएडवांटेज भी पक्का है, कुछ ना कुछ होगा। जो चीजें फायदा ज्यादा करेंगी उनका कुछ ना कुछ तो डिसएडवांटेज होगा, कम होगा लेकिन होगा। क्या है डिसएडवांटेजेस में पहला, दिस सिस्टम इज नॉट एज सिंपल एज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की तरह बहुत आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि कैश बेसिस में तो पैसा मिला लिख लिया, पैसा दिया लिख लिया, लेकिन एक्रूअल में क्या होगा, पैसा मिला तो भी लिखो, नहीं मिला तो भी लिखो, पैसा पे किया तो भी लिखो, नहीं पे किया तो भी लिखो, एडवांस में मिला तो लिखो और एडवांस में पे किया तो भी लिखो। मतलब हमको सब तरीके से इसमें लिखना है, इसलिए आसान तो नहीं होगा, है ना। दिस अकाउंटिंग प्रोसेस इज टू एलोबोरेट, बड़ा होगा, है ना, क्योंकि जब इतना सब कुछ करना है तो उसका प्रोसेस भी तो काफी लंबा होगा। थर्ड है, अ क्विक अप्रेजल ऑफ प्रॉफिट और लॉस इज नॉट पॉसिबल। इस सिस्टम में तुरंत प्रॉफिट लॉस नहीं निकाल सकते, लेकिन इसमें प्रॉफिट लॉस तुरंत निकाल सकते हैं। भाई पैसे का है, जिस दिन मन करा उस दिन हमने प्रॉफिट निकाल लिया, आज की डेट तक निकालना है, कितना पैसा आज तक आया, कितना पैसा आज तक पे किया, डिफरेंस निकाल लो, हो गया प्रॉफिट। लेकिन एक्रूअल बेसिस में तुरंत नहीं निकाल सकते, उसके लिए कुछ प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करना होगा, कुछ एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, उन एडजस्टमेंट्स को हमको करना होता है, फिर जाके उसके बाद हम प्रॉफिट या लॉस डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। 4th चैप्टर आपका यहीं पे खत्म हुआ। बहुत छोटा सा चैप्टर था, लेकिन इसका यूज बहुत है। ठीक है, अभी तक जो आपने पढ़ा, टर्म पढ़ा, फिर उसके बाद आपने पढ़ा जो है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा, है ना, फिर उसके बाद आपने बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा, तो इन सब का यूज होगा, आपको सोचना होगा कि किस बेसिस पे हमें रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो ये हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन। न्यूमेरिकल पोर्शन है, बोरिंग काम खत्म, थ्योरी खत्म, अब आपको कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने हैं, और उसके लिए फिर रेडी रहिए कि कैसे करना है, अगले वीडियो में पढ़ेंगे कैसे करना है। ठीक है, थैंक यू।